Unacademy. Let's crack it. अंकिता मिश्रा जी, आपका अनअकैडमी की ओर से मैं भव्य स्वागत करता हूं। आप अभी यूपीएससी के एग्जाम में 169th रैंक सिक्योर किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूं कि अनअकैडमी के बच्चों के लिए जो हजारों लाखों की संख्या में आपको अभी देखें, उनके बारे में आप अपना अनुभव शेयर करें, ताकि उनको आपसे न सिर्फ प्रेरणा मिले बल्कि एक मार्गदर्शन भी मिल सके। तो इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस, इन दोनों के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे कि सबसे पहला ये है कि मैं जानना चाहता हूं कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज से, और 2015 में मैं पास आउट हुई। उसके बाद मैंने वेप्सिको में जॉब की लगभग 1 साल। मुंबई में मैं थी, पर मेरे अंदर कॉलेज के टाइम से था कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करना है। और इलाहाबाद में मेरे कॉलेज में एक्चुअली बहुत ऐसा हर साल आप देखते होंगे कोई ना कोई लिस्ट में जरूर आता है, तो वो एटमॉस्फेयर था। तो मैं चाहती थी, लेकिन क्योंकि मेरा प्लेसमेंट हो गया था तो मैंने सोचा कि एक एक्सपीरियंस की तरह मैं प्राइवेट जॉब करके देखती हूँ मुझे कैसा लगता है। पर वो करते वक्त मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। आई ऑलवेज वांटेड टू कम टू सिविल सर्विसेज, तो फिर मैंने स्टार्ट किया। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये वैसे मेरा चौथा अटेम्प्ट था। एक अटेम्प्ट मैंने जॉब क्विट करने के तुरंत बाद दे दिया था, तो उसमें मतलब मैं बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैं बस ये जानने के लिए कि किस तरह का एग्जाम होता है उस वजह से दिया था। तो इसके हिसाब से अभी आप और भी देंगी? हाँ, मैं एक अटेम्प्ट और दूंगी। आपने कौन से सब्जेक्ट से प्रिपेयर किया? मैंने फिलोसफी के साथ अपीयर किया है इस साल। इससे पहले फिलोसफी सब्जेक्ट लेने के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट था? मैं पहले फिलोसफी कॉलेज में पढ़ चुकी थी, मुझे पसंद थी। पर मेरे सीनियर थे, उन्होंने फिलोसफी के साथ क्वालिफाई किया था ये एग्जाम, तो मेरे पास एक इमीडिएट गाइडेंस था कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। उस वजह से भी मैंने फिलोसफी लिया। उसमें कुछ फंडामेंटल रीडिंग्स जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें? फिलोसफी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और उसका बहुत ही कॉम्पैक्ट सिलेबस भी है, और उसके लिए मैंने कोचिंग लिया था। एक्चुअली मेरी ऑप्शनल की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि मैंने पहले ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ 3 मेंस लिखे, पर हर मेंस में इससे पहले भी मैं इंटरव्यू दे चुकी थी ज्योग्राफी ऑप्शनल के ही साथ, पर उस वक्त मेरे पेपर 2 में सिर्फ 83 मार्क्स थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने बहुत मेहनत कर ली है ज्योग्राफी में, और शायद ये सब्जेक्ट की जो पकड़ है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने अपना इंटरेस्ट में वापस गई और फिलोसफी ऑप्शनल लिया। फिलोसफी के लिए जो बेसिक बुक्स हैं, CD शर्मा बुक है वो इंडियन फिलोसफी के लिए, और वाई मसीह है वेस्टर्न फिलोसफी के लिए, और पेपर 2 में सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी के लिए OP गौबा पढ़ते हैं। और फिलोसफी ऑफ रिलीजन एक ऐसा सब एरिया है जो अलग अलग जगहों से आपको टॉपिक वाइज इंटरनेट या किसी ना किसी वीडियो को लेकर प्रिपेयर करना होगा, एक सिंपल सोर्स नहीं है उसका। तो मेरी प्रेपरेशन भी ऐसी ही थी सर, एंड आई टुक हेल्प। सॉरी, प्लीज बोलिए। एंड मेरे बिकॉज आई वाज आल्सो वर्किंग द लास्ट ईयर आई प्रिपेयर्ड। मैं स्टेट सर्विसेज में असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स थी, तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया था, एनलाइट IAS है उससे, और इग्नाइटेड माइंड्स अमृतसर की क्लासेस दोनों से फिलोसफी की गाइडेंस लिया। और फिलोसफी का साथ में ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और उसमें 169 रैंक आई। जनरल स्टडीज के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? GS के लिए मेरा मैक्सिमम फोकस सेल्फ स्टडी पर था। मैंने कोई ऐसी क्लासेस नहीं ली थी। करंट अफेयर्स के लिए जो न्यूज़पेपर्स हैं उसको अच्छे से पढ़ना, एंड जो मंथली मैगजीन्स आती हैं उनसे अपने खुद के नोट्स बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इलेबोरेट होती है वो बहुत ज़्यादा।
ज्यादा, तो उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट करना जरूरी है, वो किया था। और जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको मैंने कई बार पढ़ा था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत एनालाइज किया था कि कौन सा एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो सारी चीजें, थोड़े फैक्ट्स कलेक्ट कर लेना, केस स्टडीज कलेक्ट कर लेना जो मेरे आंसर्स को एनरिच कर सके, इस तरह की स्ट्रेटजी थी मेरी। अच्छा, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सेट ऑफ द बुक्स एक ही जैसे थे या कि अलग अलग थे? लक्ष्मीकांत, जो पॉलिटी के लिए हम पढ़ते हैं, मोस्टली प्रीलिम्स के लिए हम सोचते हैं वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दैट बुक इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर मेंस आल्सो, क्योंकि हम पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे तो शुरुआत के जो 4-5 टॉपिक्स हैं वो उस बुक से कवर हो जाते हैं। तो मैंने कोई ऐसा बहुत अलग से मेंस के लिए अलग से और प्रीलिम्स के लिए अलग से तैयारी नहीं की, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरह ही तैयार किया। अभी के डेट में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा वाइटल हो गया है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप करंट और कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब जो हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह है, तो करंट और कन्वेंशनल के बीच में किस तरह का प्रोपोर्शन देखती हैं? अ, सर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि दोनों में ऐसा कोई डाइकोटमी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए गवर्नर एक एज अ टॉपिक न्यूज में आ गया है, पर क्वेश्चन हमेशा उसके पूरे बैकग्राउंड से आएगा। ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक न्यूज में है वो ही टॉपिक पूछा जाएगा, वो पूरा पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन न्यूज में है, वो पूरा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो करंट अफेयर्स इज ओनली कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट वी आर स्टडिंग इन स्टैटिक। तो ऐसा कोई बहुत डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शन नहीं है कि उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए। आपने एनसीईआरटी के बुक्स पढ़े थे? जी सर, मैंने पढ़े थे, क्योंकि मैं कितना इंजीनियर हूँ, मेरा बैकग्राउंड नहीं था, तो मैंने शुरुआत वहीं से की थी। कितना वैल्यू करती हैं आप एनसीईआरटी को? सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम ऐसा है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी मुझे बहुत जरूरी लगती है। और मैंने क्या किया था कि किताबों को कई बार पढ़ने से ज्यादा मैंने फर्स्ट रीडिंग करने के बाद सेकंड रीडिंग से अपने खुद के नोट्स बना लिए थे। तो इसलिए वो फिर मेरे लिए आसान हो गया था कि मैं उसको कई बार रिवाइज कर सकती थी, और बुक्स को थोड़ा, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसी नहीं है कि आपको याद करनी है, यू हैव टू लाइक इंटरनलाइज इट। तो अपने नोट्स को आप कई बार पढ़ते हैं तो वो चीज हो जाती है, समझना थोड़ा आसान हो जाता है। करंट अफेयर्स के लिए आपने कौन से पेपर और मैगजीन अप्रोच किया था? तो मैंने इन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही फॉलो किए हैं। मैगजीन्स मैंने ज्यादा रेफर नहीं की। एक नया स्टूडेंट को कितना देर तक इस टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए पेपर एंड मैगजीन वगैरह के लिए? मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कहूंगी। इन्वेस्ट इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट इन्वेस्ट, करना चाहिए। सर शुरू में न्यूज़पेपर पढ़ने में अगर आपको हैबिट नहीं है तो थोड़ा टाइम लगता है ये डिसाइफर करने में कि क्या पोर्शन छोड़ देना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन आई थिंक दैट शुड कट डाउन टू बीइंग 1 आवर, 1.5 आवर। उतने में आपको अपने पेपर को कवर अप कर लेना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं। यानी कि आपने शुरुआती दौर में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया होगा फिर पेपर वगैरह पे, और फिर धीरे धीरे कम होता चला गया। हाँ हाँ। यानी कि आपका कन्वेंशनल एंड करंट का नॉलेज इंटीग्रेट होता गया, और जैसे जैसे इंटीग्रेट होता गया वैसे वैसे घटता चला गया। हाँ, मतलब और न्यूज़पेपर से भी ऐसा होता था कि मैं कभी ना कोई ऐसा मुझे मिल जाता था चीज जो इम्पोर्टेंट लगती थी कि मैं इसको एथिक्स में यूज कर सकती हूँ, तो मैं उसकी फोटो लेके, मैंने एक सिंगल पर्सन ग्रुप बना रखा था जिसमें सिर्फ मैं थी, उसमें डाल देती थी ओके ओके ओके। फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अच्छा, मेंस और प्रीलिम्स के लिए आपने प्रैक्टिस बहुत किया होगा, कितना प्रैक्टिस किया और कितना करना चाहिए एक स्टूडेंट को? अ, मेरा पहला अटेम्प्ट जो था, मैं रांची में थी उस वक्त, मेरे फादर रांची में पोस्टेड थे, एंड मैंने सारी तैयारी अपने आप की थी, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, कोई गाइडेंस नहीं लिया था, पर मैंने बहुत मेहनत की थी उसमें। तो वो एक बेस बन गया था कि मुझे मेरा प्रीलिम्स हर बार क्लियर हुआ और फॉरेस्ट भी क्लियर हुआ। तो वो इसलिए हो गया था क्योंकि मैंने अपनी बेसिक बुक्स को कई बार पढ़ लिया था, तो मैं वो बिल्कुल मेरी टिप्स पर रहती थी। फिर करंट
प्रीलिम्स की तैयारी आसान हो गई मेरे लिए, वो इतना मुश्किल नहीं हुआ। पर मेंस ऐसा था कि उसमें मैं कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से पिछले अटेम्प्ट्स में रह जाती थी, तो वहां पे मुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ी। तो मैं आंसर राइटिंग के लिए क्या करती थी कि हर रोज सुबह उठते ही मैं 2 आंसर्स लिख लेती थी, ताकि मतलब मेरे पास दिन जब आगे बढ़ता रहता है तो वो चीजें टलती रहती हैं। तो मैं पहले 2 आंसर सुबह उठ के लिख लेती थी, उनको एनालाइज कर लेती थी और ये सोच लेती थी कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है थ्रू आउट द डे, उस पर वर्क कर लेती थी। आपने फिर लगभग प्रूव कर रही है। मैं क्या करती थी ना सर कि जो टॉपर की कॉपी, जब प्रीवियस ईयर टॉपर्स थे उनकी कॉपीज हमें ऑनलाइन मिल जाती है, तो मैं उनकी कॉपीज डाउनलोड कर लेती थी और जो क्वेश्चन उन्होंने लिखा है मैं उसी को 6-7 मिनट में लिखती थी। फिर उनसे अपने आंसर को कंपेयर करती थी कि उन्होंने क्या लिखा है जो मैं मिस कर रही हूँ। तो उससे मुझे बहुत ज्यादा टिप्स मिली कि मतलब स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम है या कोई ऐसा फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है जो मैंने नहीं पढ़ा है, तो वो मैं ऐड कर लेती थी। तो वो उसने मुझे काफी हेल्प किया आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने में और एनालाइज करने में भी। मेंस देते हुए कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा था कि पिछले बार के कंपैरिजन में हम इस बार बहुत अच्छा कर रहे हैं? तो मुझे ऑप्शनल को लेके कॉन्फिडेंस था इस बार कि जो मैंने ऑप्शनल इस बार तैयार किया है, एक तो वो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट का था, ज्यादा इंटरेस्ट आया मुझे उसको पढ़ने में, और मेरा पेपर अच्छा हुआ था। ओके। और जीएस को में मेरे स्कोर्स लगभग अच्छे ही आ रहे थे, वो ऑप्शनल की वजह से मैं थोड़ा पीछे रह जा रही थी। तो इस बार मैं उसको लेके काफी कॉन्फिडेंट थी कि फिलोसफी में मैंने अच्छा किया है। जिस समय आप संघर्ष कर रही हैं तैयारी के दौरान, कभी किसी कारण से नहीं होना, कभी किसी कारण से नहीं होना, तो उस दौरान आप अपने आप को कैसे संभालती रही और किस तरह के ख्यालात आपके मन में आए? ऐसे बहुत सारे ख्यालात बहुत सारे बच्चों के मन में आते हैं, तो यदि आप इसको शेयर करेंगी तो बहुत लोगों के लिए एक एनलाइटनिंग विजडम हो जाएगा। तो मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। जब 2019 में मैंने इंटरव्यू दिया था और मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था, और मैं आई हैड मतलब 15 नंबर से नहीं हुआ था, और ज्योग्राफी पेपर 2 में 83 मार्क्स थे मेरे सिर्फ। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस बार प्रीलिम्स बहुत अच्छे से दूंगी और ज्योग्राफी के एक ही पेपर में मुझे मेहनत करने की जरूरत है। तो मैं बिल्कुल बैठ गई प्रीलिम्स के लिए। बट वो ईयर कोविड ईयर था, एंड 2 वीक्स आफ्टर दैट मेरे फादर हॉस्पिटलाइज हो गए। उसके बाद मैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके ही आई, और मेरा भाई भी इन्फेक्टेड हो गया, वो भी बीमार हो गया। एंड 3 डेज आफ्टर मुझे डेंगू हो गया, और वो इतना सिवियर था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तो उस साल का मैं प्रीलिम्स नहीं दे पाई, 2020 का प्रीलिम्स में नहीं दे पाई। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि अब मैं काफी क्लोज थी और मेरा चांस मिस हो गया। बट जब मार्कशीट आई और मैंने देखा कि ज्योग्राफी के पेपर 2 में मेरे सिर्फ 83 नंबर हैं, उस साल लेट आई थी मार्कशीट, अक्टूबर के आसपास यस आई थी। सर। तो आई रियलाइज्ड कि जिस जिस टाइम में मैं सबसे ज्यादा दुखी थी कि मैं प्रीलिम्स नहीं दे पाई, दैट टर्न्ड इनटू अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बिकॉज दैट gave me the chance to change my optional to philosophy, और उसी की वजह से आज मैं लिस्ट में हूँ। तो ऑप्टिमिज्म बहुत जरूरी है इस एग्जाम में। जब जर्नी आपकी स्मूथ नहीं होती है, आप बार बार लिस्ट में नहीं आ पाते हो इन स्पाइट ऑफ पुटिंग योर बेस्ट, तो यू हैव टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड हैव फेथ कि यू हैव इट इन योरसेल्फ, एंड कीप इम्प्रूविंग। लाइक कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए कि अच्छा ये दिस इज नॉट वर्किंग, सो मे बी समथिंग एल्स विल वर्क। तो इस तरह अंकिता से। जी, आप अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएंगी? कैसा लगा? किस पहले सोचती थी इंटरव्यू के बारे में, वहां जाके कैसा लगा? जब आए इंटरव्यू देकर तो फिर उसकी फीलिंग कैसी थी? मैं बहुत एक्साइटेड थी इंटरव्यू के लिए, और जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो मेरा मनोज सर का पैनल था, मनोज सोनी सर का पैनल था, और बहुत ही अच्छा पैनल था। वहाँ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए, और मुझे बहुत मजा आया उनके साथ इंटरेक्ट करके। बहुत ही कॉर्डियल पैनल था, मैं जो बोल रही थी वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे। और बाहर आके आपको अच्छा लगता है कि एक प्रोसेस है ये, जो एटलीस्ट वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आई हैव पुट माय बेस्ट, एंड
वो एक कितनी देर तक चला? सेटिस्फैक्शन था। कितनी देर तक चला? लगभग 30 मिनट तक चला था। क्वेश्चंस ज्यादा फैक्चुअल थे, कॉन्सेप्चुअल थे? कुछ विशेष इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप शेयर करना चाहें? मेरा इंटरव्यू एक्चुअली मैं उस अभी स्टेट सर्विसेज में थी, असिस्टेंट कमिश्नर थी, तो उस पे काफी सारे सवाल थे। उन्होंने पहला सवाल ही मुझसे पूछा था कि हाउ डज इट फील टू बी असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स इन यूपी। तो मैंने कहा था सर आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो उन्होंने मुझसे पावर और स्टेटस के क्वेश्चंस पूछे। फिर मुझसे फिलोसफी पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि अगर आप सोशियोलॉजी में भी पीएचडी करते हैं तो उसको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ही कहते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो वो काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने सोच के उसका जवाब दिया, एंड आई थिंक वो सेटिस्फाइड थे मेरे आंसर से। और उन्होंने ये भी पूछा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को ओवरकम कर देगी, तो ह्यूमन थॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिलोसफी की भी जरूरत नहीं है, तो तुम्हारा ऑप्शनल तो इररिलेवेंट हो गया। तो वो भी एक अच्छा क्वेश्चन था। वो काफी, उसका भी मुझे लगता है कि मैं उन्हें सेटिस्फाई कर पाई थी अपने आंसर से। अंकिता जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और हम अनअकैडमी की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं आगे के अटेम्प्ट्स के लिए। और अपनी ओर से यह भी कहना चाहते हैं कि हम लोग अपने आप में ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बहुत सारे बच्चों की सहायता कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आपके साथ भी आगे कोई जरूरत आप महसूस करें तो हम आपके लिए हर तरह की सेवा के रहेंगे, अवेलेबल, हमेशा अवेलेबल रहेंगे, और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन लास्ट में एक बात कि आप अपनी सफलता का श्रेय, क्रेडिट किन के साथ शेयर करना चाहेंगे? मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरी फैमिली, माय फादर, माय मदर एंड माय ब्रदर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, सभी, मतलब ये तो एक अकेले इंसान की जर्नी नहीं है, सभी की जर्नी है, और सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सबने मेरे, मतलब दे हैव केप्ट फेथ इन मी व्हेन आई डिडंट हैव फेथ इन माय सेल्फ फॉर सम टाइम। तो सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। और ऑनलाइन एजुकेशन को, सिविल सर्विसेज की तैयारी में आज के डेट में आप किस तरह से देखती हैं? मुझे लगता है एक बहुत ही डेमोक्रेटिक सिस्टम है। लोग, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है, अब कहीं भी कोई भी इस एग्जाम की तैयारी कर सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे इंफॉर्मेशन किसी के भी पास पहुंच सकती है और कोई भी अपना बेस्ट दे सकता है। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। थैंक यू सो मच अंकिता जी, थैंक यू। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.